अब स्टार्ट होगी 1 बजे। हाँ।
अरे ये लाइट भी अच्छी लग रही है। हेलो दोस्तों, रेडी? हेलो सनत सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कौन कौन आया देखो जरा, सब थोड़ा कैमरे में। अरे वाह जी वाह, सारे ही आ गए, क्या बात है। मैं ही लेट हूँ, 1:01 हुआ है मेरे मोबाइल में। मैं बड़ा टाइम पे पंक्चुअल हूँ, 1 मिनट तो छूट है ना। अभी भी मेरा कंप्यूटर पे काम चालू है और हम लोग तब तक मोबाइल पे मैं कनेक्ट हो गया हूँ। यस, हम लोग सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। जो पिछली बार आए थे और किसी को कोई सवाल नहीं पूछ पाया था, मैं प्लीज वो पहले स्टार्ट करें आज। कोई है? सुन पा रहे हो सारे लोग? यस यस, सुन रहे हैं सर। चलिए बढ़िया। कोई कोई एक एक सवाल पहला लेना चालू कर दे। पिछली बार ना बीच बीच में जब मूड होगा तब गपशप भी मारेंगे। सर आपका माइक ऑफ है। कैसे हुआ? अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ हेलो जी, सर, मेरा है। क्वेश्चन है, मैं पूछूं क्या? हाँ पूछो पूछो। सर मतलब अभी अगर हम सीपी के हक पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी हमें रेरा का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल। मैं जॉब कर थोड़ा रहा हूँ रेरा मैं। का ही बता देता हूँ। आप लोग रियल एस्टेट में हो ना, सबसे पहले मुद्दे की बात तो ये है कि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो रेरा का फुल फॉर्म कोई बता सकता है या उसे उधर लिखो चैट बॉक्स में। रियल एस्टेट रेगुलेटरी रियल एक्ट। एस्टेट हाँ, एक ने बोला रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। किसी ने बोल दिया एक्ट, और कोई? रियल एस्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये सही है। खैर, तो यही है। पहले रियल एस्टेट आता है, विद इन ब्रैकेट आता है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, और बाद में एक्ट, R&D विद इन ब्रैकेट रहता है, एक्ट आता है। और जैसे महारेरा है तो तो महाराष्ट्र का हो जाएगा, बट उनका है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऐसे दो डेफिनेशन, ऐसे फुल फॉर्म बन जाते हैं। और ये आया था 1 मई 2016 को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था कि अब रियल एस्टेट जितने भी प्रोफेशनल होंगे उनको रेरा के अंडर आएगा। जैसे IRDA है जो इंश्योरेंस को करता है, या सेबी है जो शेयर मार्केट को देखता है, तो कोई ना कोई, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हुआ करता था हमारा, तो ये रेरा आ गया। रेरा आने से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सारी चीजें होने लगी। तो अब ये 16 में तो आया, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का था, इन्फोर्स जो हुआ है, वो 1 मई 2017 से हुआ है। तो कोई अगर बोले कि इसमें फर्क क्या आ गया था, ये क्या जो रूल है वो पारित हो गया, वो 16 में है। इसको इसलिए रेरा एक्ट जो है 16 बोला जाएगा, बट जब वो उसके लिए कंपलसरी जो हो गया वो 17 से हो गया। अब उसमें ऐसा था, जो मेन मुद्दे की बात है जो आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो काफी चीजें हैं उसमें, ये था कि भाई जो भी जो 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा अगर कोई कंस्ट्रक्शन जमीन पे करेगा तो उसको रेरा लेना पड़ेगा, या 8 फ्लैट से 8 अपार्टमेंट से ज्यादा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें समझना है। उसके बाद उसके अंदर रियल एस्टेट एजेंट के लिए ऐसा था कि सभी एजेंट को रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो भी करेंगे। अब इसमें फाइन वगैरह का क्या था, तो हमारे लिए ऐसा है कि अगर हम बिना रजिस्ट्रेशन किए काम कर रहे हैं तो जितने दिन काम करेंगे 10,000 रुपए पर डे का आपको फाइन देना पड़ेगा। या जो भी प्रॉपर्टी बेची है, अगर गलत तरीके से बेची है, मिस इन्फॉर्म करके या कुछ फैक्ट फिगर को छुपा के, तो 5%, मान लो 1 करोड़ का मैंने बेचा है तो 5 लाख रुपए मुझे फाइन लगेगी, या 1 साल तक का जेल भी हो सकता है, मैं बार बार अगर ये गलती कर रहा हूं तो। ठीक है, ये चीज थी। और ये कंपलसरी किसके लिए, जैसे ये सवाल था, ये सभी के लिए, भले आप
सीपी फर्म में है, ऐसे नहीं कि जैसे मेरा ऑफिस है 10 लोग हैं तो मुझे भी करना है, मेरे 10 कोई भी आदमी बिना रेरा के इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इको होगा एक रूम में। अच्छा मैं कंप्यूटर पे आ गया दोस्तों, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से। Gene Collins. अनम्यूट, ये फिर भी ऑन क्या अलाउ ज़ूम एक्सेस टू ओपन सिस्टम, क्या करूं? 2 मिनट दोस्तों, अगर थोड़ा सा मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, मैं मोबाइल पे था अभी तक, मैं चाहता हूँ कंप्यूटर पे ही प्रॉपर करूं। लैपटॉप दे दो आप में से किसी को। इतना अच्छा नाम। हेलो दोस्तों, अब मैं दूसरे, मेरे ना कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ रही है, जब भी कुछ आ रही है क्या अभी आवाज? यस सर, loud and ये clear. सर आ रही है। हेलो हेलो। हेलो सर. हाँ सर आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है। चलो ठीक हो गया। मैं कहां तक पहुंचा था कोई बताएगा? मैं चेक करता रहूंगा कि कौन ध्यान से सुन रहा है कौन नहीं। हाँ रेरा के बारे में रेरा लाइसेंस किसको चाहिए? हाँ, तो वो सभी को चाहिए यार, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको नहीं चाहिए। जो मान लो बिल्डर ऑफिस में है, जो उनकी सेल्स की टीम है 50-100 लोग, उनको भी रह रहा है। इनफैक्ट उन लोगों ने कराना चालू कर दिया। आप लोग ताज्जुब मानोगे, मैं अभी गया था एग्जाम देने महाराष्ट्र में। ऐसा है कि अभी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस की जरूरत पड़ेगी, तभी आप रेरा लाइसेंस ले सकते हो या रिन्यू कर सकते हो। तो ये अभी मस्ट हो गया है और ये बहुत जल्दी पूरे इंडिया में होने वाला है। ठीक है, तो कितने, मेरे ख्याल से 10,000 लोगों ने दिया है। ये सेकेंड था, फर्स्ट एक हुआ था मई में, ये सेकेंड था। और पूरा ऐसा ना समुंदर जैसे, मतलब अथाह भीड़ थी। और मैं तो बोला यार हम 10-20 लोग होंगे जो आए हैं, जिसको इतनी फिक्र पड़ी। देखा तो पूरे भरे पड़े। बड़ा मतलब खुशी भी हुई कि बड़ा अच्छा फ्यूचर है यार, बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। और ये कौन है भाई? सर इसमें बिल्डर के सेल्स वाले भी रहेंगे ना, बट भीड़ में जिसको भी अगर रियल एस्टेट की बात करनी है उसको रेरा का लेना पड़ेगा। मान लो मैं आपको घर बेचा, बदले में आपसे भैंस ले लिया, बार्टर हो गया ना, मैंने आपको सर्विस दे दी। तब भी अगर शक्कर के एक दाने बराबर भी आपको पैसा या कोई फेवर मिलता है किसी से, तो आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। बहुत लोग जो पार्ट टाइम में ऐसे ही घर बैठे, जिसको देखो चाय वाले, दूध वाले, हाउसवाइफ ये कर रहे थे, उनको कंपलसरी होगा। अगर वो नहीं किए हैं रेरा में और काम कर रहे हैं और कोई शिकायत कर देता है उनकी, तो उनको ऊपर बहुत तगड़ा फाइन लग जाएगा, हाई कोर्ट तक मामला जाएगा और ये लीगल इशू हो जाएगा। इतना ज्यादा सख्ती है रेरा की। तो मतलब आप लोग जितना जल्दी है अपना करा लो, और जिस स्टेट में जो भी रूल रेगुलेशन या गाइडलाइन है फॉलो करो, ये हमारे बेहतर के लिए है। और उससे नॉलेज भी काफी बढ़ता है। काफी पढ़ाई वढ़ाई की मैंने उसकी, मतलब अब मुझे खुद बेटर लगा कि अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा जो आपको कंप्यूटर वगैरह का भी नॉलेज लेना पड़ेगा और इंग्लिश वगैरह, क्योंकि ये टेस्ट वगैरह जो है हमने इंग्लिश में दी थी। वैसे 2 चॉइस रहती है, एक रीजनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश में। तो घबराने की कोई बात नहीं, पासिंग मार्क मिल जाता है। जैसे जो महाराष्ट्र के, उनको मैं बताना चाहूंगा 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे ABCD, आपको सही आंसर का जवाब देना है। और हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है। आपको मिनिमम 40% चाहिए पास करने के लिए। और तो लगभग सारे, मतलब लास्ट टाइम ऐसे हुआ था मेरे ख्याल से 550 लोगों ने तकरीबन
दिया था, जो पहला ही एग्जाम था, उसमें से 500 करीब पास हो गए, 50 करीब नहीं कर पाए। तो ऐसा है कि आप एकदम भी ऐसे नहीं जा सकते कि चलो यार कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा तैयारी करके जाना। तो ये था। बिल्डर के लिए क्या फाइन होगा? बिल्डर के लिए ऐसा है कि उसको जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसको फ्लैट का नहीं, प्रोजेक्ट कॉस्ट का, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ का जो भी, उसका 10% फाइन देना पड़ेगा अगर कोई गलत चीज वो करता है तो। और अगर रिपीटेडली करता है तो उसको 3 साल की जेल तक हो सकती है। तो पहले जैसे पुलिस में जाते थे, कोर्ट के थ्रू जाते थे, तो डिसीजन आने में बड़ा टाइम लगता था। अभी क्लियर कट एकदम ट्रांसपेरेंसी है कि फटाफट उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। किसी ने कुछ लिखा है 455 एंड 50, ऐसा कुछ लिखा है? हाँ, एग्जाम दे दिया। 450 बैठे थे जिसमें से 405 पास हुए। आज जगताप साहब, क्या बात है, आपकी जरूरत थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत मेरे अच्छे दोस्त है यहाँ पे मुलाकात कराता हूँ, थोड़ा बताएंगे जगताप साहब। तो जगताप साहब, आप एग्जाम पास कर चुके हो, मैंने तो अभी दिया है, आप मेरे से भी आगे हो। थोड़ा अपने बारे में और रेरा के बारे में इनको बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू जगताप, राज जगताप, और मेरी कंपनी का नाम है पुणे प्रॉपर्टी गुरु। मैं पिछले 13-14 साल से रियल एस्टेट कर रहा हूँ। सर की बहुत सारी मेरे को हेल्प होती है। और रेरा का जैसे ही नाम आया, मैंने लाइसेंस लेने में भी देरी नहीं की थी 2017 में। और अभी जब ये एग्जाम डिक्लेयर हुआ तो लोगों को सबको पता था कि अगस्त के बाद ये कंपलसरी हो जाएगा, जिसको अगस्त एंड तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उनका रेरा कैंसिल हो जाएगा। अभी भी ये बात बनी हुई है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के डाला था, किसी ने देखा नहीं, वो बात अलग है। लेकिन लोगों को अपडेट रहना चाहिए अगर बिजनेस में बड़ा बनने का है तो। थैंक यू सर। दोस्तों, ये जो है बड़े मतलब पुराने खिलाड़ी हैं रियल एस्टेट में और ऑलराउंडर हैं, और नॉलेज की इनके अंदर बहुत भूख रहती है। मैं शुरू करूं उससे पहले आप कुछ 2-4 टिप्स, ये जो लोग हैं ये आए हुए हैं, जो एक प्रोग्राम मैंने चलाया, इस प्रोग्राम को भी बता देता हूं। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, CEP। मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई कोर्स, आपको सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा की बात कर रहे हैं हम लोग। ये आपको लाइफ लॉन्ग एक ऐसा कोच या एक मेंटर रहेगा जो आपकी हैंड होल्डिंग करेगा, और जहां जहां आपको दिक्कत आएगी आपको बताएगा। वीकली मैं एक बार जूम पे मिलूंगा, और जब भी आप चाहो फोन भी कर सकते हो, तो डबल फायदा होगा, मतलब सक्सेस की गारंटी होगी। ठीक है? अगर आपको साइकिल चलाने आता है तो आप किसी को सिखा सकते हो, बस इतना ही सिंपल है। तो मैंने ये बिजनेस किया, यहाँ से सक्सेस मिली, अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब ये जो भी है, कोई चीज मुफ्त में नहीं होती है, और अगर मुफ्त में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आपको कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना कीमती समय यहाँ से, मतलब अपने बिजनेस का यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी आप वही लोग हैं जिन्होंने जो भी है अपना पेमेंट किया। वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं ज्यादा पैसे को नहीं मुद्दा बनाया था। मुद्दा ये था कि आप जो भी यहाँ आए, क्योंकि ये पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो सबके सब कामयाब हो, 100 में से 100%, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आपकी गुरु दक्षिणा या फीस होगी। तो जगताप साहब, आप अपने तरफ से, मैं तो उनको बताऊंगा क्योंकि ये मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं, लगभग हफ्ते में हम एक बार मिल जाते हैं, वो भी ट्रेनिंग में उतरने की सोच रहे हैं। तो एक आपके तरफ से आप क्या, एक जनरली क्या कहना चाहोगे इन लोगों से? रियल एस्टेट ये बिजनेस ऐसा है जिसको कभी मरण नहीं है। मैंने पहले भी सर के साथ में एक वीडियो बनाया था, इन्होंने इंटरव्यू मेरा तभी भी बोला था। तो ये बिजनेस तब तक चलेगा जब तक धरती पे इंसान है। तो आपके पास एक ऐसी चीज है जिसको मौत नहीं है, तो आपको अच्छे तरीके से काम करना है। और जब आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा बिजनेस चलने ही वाला है जब तक लोग हैं, तो आपको उसके हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, कंटिन्यूस लर्निंग रखनी पड़ेगी। मैंने सर के बाद साथ में जो वीडियो बना भी कहा था, जो शिकेल तो टिकेल, जो वाचेल तो वाचेल, जो अडेल तो पडेल आणि चढेल तो घडेल आणि गुरु करेल तो तरेल। तो आप लोग के पास अभी सनत सर जैसे गुरु है, तो मैं ज्यादा कुछ बोलने से अच्छा उनसे ही सुनना पसंद करता हूँ। सो सर प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो बढ़िया है, कुछ मोटी मोटी बातें, क्योंकि रेरा का भी मेरे दिमाग पे सवार है, एकदम फ्रेश हूँ, ताजा हूँ, तो वो बातें बता देता हूँ जो वहां पर हुई, जो जाननी चाहिए। आप लोगों को कम से कम पता होना चाहिए कि आप जिस भी स्टेट में, वहां पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कितना लगता है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र में बात करूं तो यहाँ पे 5% स्टैम्प ड्यूटी है, 1% LBT है जिसको लोकल बॉडी टैक्स बोलते हैं, और 1% मेट्रो सेस है, तो 7% टोटल हो जाता है। और 30,000 रजिस्ट्रेशन का है, 1% और 30,000, 1% मतलब
अगर मैं 25 लाख का सौदा कर रहा हूं तो 25,000 देना पड़ेगा, बट 30 लाख या उससे ऊपर कोई भी सौदा होगा तो 30,000 मैक्सिमम लिमिट है। तो एक बेसिक चीज है। बट अगर वो प्रॉपर्टी केवल लड़कियों के नाम पर है तो वहां पर 1% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये चीज समझना था। तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। अब ये भी है कि आपको 50 लाख के ऊपर कोई भी रियल एस्टेट का ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 1% टीडीएस काट के पैसा दे। मान लो 75 लाख का मैंने एक फ्लैट खरीदा और मैं बायर हूं, तो मैं जो भी 75,000 कंसिडरेशन अमाउंट थी उसमें से लेस करूंगा और 74,25,000 उसको दूंगा। 75,000 का मैं 1% टीडीएस लेस करके दूंगा अगर वो प्रॉपर्टी मैं इंडियन से खरीद रहा हूं। अगर ये एनआरआई केस है तो वहां पे 22% करीब, मतलब 20% प्लस आ जाता है। ये आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, जो कि बड़ा अमाउंट होता है। तो इसलिए जब भी आप कोई सौदा ऐसा कराएं जहां पर बेचने वाला एनआरआई है, एनआरआई की डेफिनेशन क्या है इंडिया में, अगर आप 6 महीने से ज्यादा, साल में 180 दिन से ज्यादा बाहर हैं इंडिया से, तो आप एनआरआई कंसीडर किए जाएंगे। ऐसे नहीं कि 5 साल से हैं तभी एनआरआई होगा। तो उनसे अगर, लेकिन वो लोगों के पास ये प्रावधान है कि वो जाके इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो छूट ले सकते हैं उनकी। उसके बाद कैपिटल गेन होते हैं 2 टाइप के, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म ये होता है कि 2 साल से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है, जितना मुनाफा बनाएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट को फ्लैट 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। मान लो मैंने 1 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी खरीदी और मैं 6 महीने बाद ही बेच रहा हूँ या 2 साल से पहले, और वो 1.5 करोड़ की बेच रहा हूँ, तो जो 50 लाख का फायदा हुआ है वो 50 लाख पे सीधा 30% मुझे टैक्स देना है। ये बहुत जरूरी है। फिर लॉन्ग टर्म टैक्स आ जाता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा कि 2 साल के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं एंड वापस से रीइन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स का जो है आपके लिए लागू नहीं होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में वो पैसा डालते हैं। ये थोड़ा सीए की बात है, बट बेसिक्स हमें भी पता होने चाहिए, ये मोटे मोटे एकदम से क्लियर कट है। चलिए हम रेरा से हटके क्वेश्चन आंसर के लिए स्पेशली ये ग्रुप की मीटिंग होती है, आप उसको आप अपना सवाल पूछना चालू कर सकते हैं। यस, किसी ने, अमन सिंह आपने हाथ रेज किया हुआ है, बोलिए। जी सर, आपने अभी बताया कि 50 लाख की प्रॉपर्टी पे 1% टीडीएस काटना है, जो लेकिन एनआरआई में आपने 21% बोला, 21%? 22% होता है वो। 22%, राइट सर, थैंक यू। अगर ये एग्रीकल्चर लैंड है तो ये टीडीएस लागू नहीं होता है। ओके सर, और नोटेड। उस पे जीएसटी भी, रियल एस्टेट सौदों पे 18% जीएसटी लगती है। यहाँ किस पे लगती है जीएसटी? लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता है। अब उसको 5% कर दिया, मतलब आप लोग थोड़ा सा सीए को इन्वॉल्व हो, ये जो फाइनेंशियल है ना हर चीज। हाँ प्लीज सर, थोड़ा ये रहता है ना कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है उस पे 6% लगता है शायद, और रेजिडेंशियल नहीं, वो सारी चीजों के लिए जीएसटी फिक्स है, पर पहले ज्यादा था, 12% था, तो 6% सीजीएसटी जीएसटी ऐसे होता था। अभी वो 5%, तो उसमें क्रेडिट इनपुट जब लेने लगे तो 5% रह जाएगा। अगर क्रेडिट इनपुट नहीं लेगा तो 12% था। पर ये ज्यादा चीजें सीए से रिलेटेड है, बट आपको मोटे मोटे नॉलेज होना चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन पे ही लगता है जीएसटी। एक बार ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये या कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब रिसेल में अगर कोई चीज हो रही तो समझो नहीं लगेगा। यस, और कोई? हेलो सर, मतलब नए क्लाइंट से बात करते हो फोन पे, क्या बात करना चाहिए और कितना बोलना चाहिए? क्लाइंट से अगर आप बात करते हो तो क्या बातें उनसे मतलब बतानी चाहिए उनको, अगर किसी प्रोजेक्ट का हम पिच कर रहे हैं? दो तरह से आप क्लाइंट से बात करते हो। ज्यादातर बायर होते हैं। अभी हम किस में करते हैं, प्राइमरी में या सेकेंडरी में करते हैं डील? अगर आप पहली प्राइमरी की बात करें, वहां पे बिल्डर की प्रॉपर्टी, आप चैनल पार्टनर उसको बोला जाता है, बिल्डर का आप इन्वेंट्री सेल करते हैं। तो सिंपल है, कुछ चीजें जो सबके लिए कॉमन होगी फोन कॉल में। पहली चीज है कि कितना आप शॉर्ट रखते हो, वो बहुत अच्छा है। जितना आप लेंदी कन्वर्सेशन करोगे ज्यादा गलतियां होगी आपसे। You always sell the property or call the person for visit by holding the information, not giving the information. ये डायरी में नोट करो इस चीज को। क्या? हमेशा जितना कम बताओगे उतना अच्छा है। लेस इज मोर। जितना ज्यादा बताओगे उसका इंटरेस्ट चला जाएगा।
क्यूरियोसिटी अप्रोच रखना है, झलक देनी है, पर पूरा का पूरा मैं फोन पे ही बेचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं जो बताता हूं 2 मिनट में कॉल डिस्कनेक्ट होना चाहिए। चलो मैक्सिमम कुछ स्पेशल है तो 5 मिनट, बट आप इससे ज्यादा अगर 45 मिनट 1.5 घंटा बात कर रहे हो, आपने बिल्कुल मारा सब बेकार कर दिया आपने। कितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा है। ये सेम इनविटेशन करना होता है हमें दिखाने के लिए। ये ऐसा होना चाहिए कि मान लो मेरे बेटे की शादी है और मैं कार्ड देने जाऊं, तो मैं ये नहीं कहूंगा वहां पे खाना भी होगा, वहां पे लाइट लगी होगी, वहां पे डीजे भी बजेगा। मैं केवल वहां जाके उसे कार्ड दूंगा और मैं कहूंगा कि बेटी की शादी है इतने तारीख को, आप लोग आ जाना। इनवाइट कर रहा हूं मैं, ठीक है। हम सेल करने की कोशिश जब करने लगते हैं ना फोन पे ही, तो वो समझ में आता है। एंड देन वो क्वेश्चन फिर बहुत सारे और आते हैं। फिर वो बोलता है आपका ब्रोकरेज कितना, फिर बोलता है मेरे को डिटेल दो, फिर ये महंगा क्यों है, तो ये है। मैं कुछ भी नहीं, मैं अगर सिंपल कॉल करूं, आप जैसे किशोर जी ने सवाल पूछा था ये नहीं ना, सर, निखिल। निखिल, हाँ निखिल आप क्लाइंट हो, मैं आपसे कॉल कर रहा हूं, तो देखो मैं कैसे करूंगा। तो मैं ऐसे कॉल करूंगा नॉर्मल, मुझे कहीं से भी सोशल मीडिया से या मुझे जहां से भी लीड मिली, मैं बोलूंगा हेलो निखिल, हो सकता है मैं विश करूं। ये हेलो। चीजें याद रखो, पहले विश करना रहता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद उसको जो भी मैसेज देना है, देन क्लोज करना है। तो पहले मैं बोलूंगा निखिल जी गुड आफ्टरनून, सनत बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। बोलो, रिप्लाई करो मेरे फोन का। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ बोलिए सर। अच्छा, मुझे आपका नंबर मिला था, आप कुछ प्रॉपर्टी देख रहे हैं बाय करने के लिए? हाँ सर, मैं 2 BHK देख रहा हूँ। ओके, कौन सी लोकेशन में देख रहे हैं सर? सर मैं हिंजौड़ी से रावेत तक देख रहा हूँ, अराउंड 13 किलोमीटर में। ओके, आपका ऑलराइट सर। आपका आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर, और आपके प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मैं पूना से बोल रहा हूँ, कारगिल प्रॉपर्टीज नाम है मेरे फॉर्म का। तो आप किस रेंज में देख रहे हैं? सर मैं 55 to 60 के रेंज में देख रहा हूँ। ठीक है सर, और कब आप आ सकते हैं देखने के लिए? सर मुझे सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। ठीक है सर, सैटरडे संडे नो प्रॉब्लम। फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ सर? सर सैटरडे में सेकंड हाफ में ट्राई करता हूँ। सेकेंड हाफ सर सर 4 या 5 बजे रख दें? हाँ चलेगा सर, लेकिन मुझे ना आप ब्रोशर वगैरह पूरा आपका डिटेल्स भेज दीजिए ना, ठीक व्हाट्सएप है कर सर, दीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है सर। देखिए सर, अभी जो भी है, देखो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अच्छी चीज मिले, है ना? आप ये भी हाँ चाहते हैं सर। कि आपको सही दाम में मिले और सारी हाँ सर। क्लियर टाइटल मिले। तो सर ये सारी चीजें कैसे है ना कि ये फोन पे मैं डिटेल दूं, वो नहीं होता है। आप एक बार आ जाओगे, हम दोनों सामने बैठेंगे और ये 3 बार में फाइनल करना है। तो पहले मैं मिलके आपकी नीड समझूंगा, आपके लिए बेस्ट क्या है वो सब समझ के आपको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद हम लोग विजिट करेंगे, विजिट के बाद हम क्लोजिंग के लिए निगोशिएशन में आपकी हेल्प करेंगे सर। ठीक है, तो बेटर होगा, सर क्योंकि आप आप किसी पे फोन करेंगे बाकी ब्रोकर या जिसको भी ना, वो भेज देंगे, बट वो कुछ ऐसे रियल नहीं रहती है सर। वो गूगल करके आप भी सब जान सकते हो। तो बेटर है, क्योंकि ये देखिए सर, आप सीरियस बायर हैं, क्योंकि आपने क्लियर कट बता दिया आपका बजट क्या है, कहाँ पे लेना है। तो मैं चाहता हूँ कोई गलत इंफॉर्मेशन के साथ आप डिसीजन ना लें। तो बेटर है एक बार आप मिलो सर, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक रहेगा सर? सर मैं बिल्डर के सेल्स वाले से ही मतलब परचेस करना चाहता हूँ, मैं चैनल पार्टनर के साथ बात नहीं करना चाहता। हाँ, यस यस, हम बिल्डर के ही हैं सर। बिल्डर के हम चैनल पार्टनर, मतलब बिल्डर का ही। आज बिल्डर जो भी बेचता है, बिल्डर कंस्ट्रक्शन में काम करता है, सेल्स मार्केटिंग का पूरा जो है हमारे थ्रू रहता है। तो आपको जो चिंता होगी कि ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम गोदरेज के साथ ही मिलके काम कर रहे हैं। सर जो मतलब अगर मैं बिल्डर से परचेस कर देता हूँ तो जो आपका ब्रोकरेज है उतना मुझे फ्लैट परचेस करते हो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट सर। विजिट कर लेता हूँ। निखिल सर, मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। हर कोई ऐसे ही सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा तो नुकसान होगा, लेकिन मैं सर आपको बता दूं, हम लोगों का वहां पे हर हफ्ते कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होता है। हमें उसकी राइट प्राइस पता है। जब नया बंदा जाता है, देखो आप जिंदगी में 1 या 2 बार घर खरीदते हो, तो आपको सही पता होता नहीं है। वो लोग पहले से ही इसको बढ़ा के बताते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि नेगोशिएट किया, और वो बेचने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपको सर बेस्ट रेट दिलाऊंगा, आपका 10 लाख बचाऊंगा अगर, तो आप 2 लाख मेरे को भी अगर आ जाए बिल्डर से, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं सर, बराबर है वो सर। मेरी गारंटी है सर। मार्केट में सबसे अच्छी चीज दिलाऊंगा, तभी आप लेना। नहीं तो आपको पूरी छूट है सर, आप 10 जगह और चेक कर लेना और मेरा रेट देख लेना। ठीक है सर? ठीक है, चलेगा सर।
ठीक है, फिर मिलते हैं ओके। शनिवार को शाम को 5 बजे। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। इन केस कुछ चेंज अगर आ जाए आपके प्लान में तो आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं सर टाइम का बड़ा पक्का हूँ। मैंने आपका जो है वो नोट कर लिया अपने डायरी में। ठीक है सर? अच्छा ठीक है, चलेगा निखिल सर, सर, मिलते हैं शनिवार को 5 बजे। चलेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों ये कॉल कैसा रहा? मस्त अच्छा एकदम रहा सर। परफेक्ट था। एकदम मस्त, वेरी नाइस सर, बढ़िया था। वेरी नाइस। आप लोग लिखो उसमें मेरे को सामने हो गए तो मजा आता है। तो ये मेरा एक एग्जैक्ट मतलब मेरा स्क्रिप्ट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी क्या? मैंने सारी छुपाई है इंफॉर्मेशन। मैंने ये नहीं बताया कि ये एक गोदरेज का प्रोजेक्ट है, एक मिंत्रा का है, एक लोढ़ा का है, इसमें कारपेट इतना मिल रहा है, इसमें 55 का मिलेगा, इसमें 60 का। मैं बिल्कुल साफ, खाली एक ही चीज है, मेरा इंटेंशन आउटकम मुझे पता था, मेरे को विजिट पे बुलाना है। आप कॉल करते समय आपको पता होना चाहिए मैं क्या रिजल्ट चाहता हूं। लोगों को पता ही नहीं होता। फिर क्या होता है, क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, कितने में मिलेगा, क्या है, कौन से ऑप्शन है, किधर जाएगा, और आप आंसर कर रहे हो यस, है ना। वो थका देता है। अब होता क्या है, ऐसे 5 ऐसे ब्रोकर से फोन करके वो खुद एक्सपर्ट बन जाता है। ब्रोकर फेल है उसके सामने, छठे को फोन करेगा, अरे मेरे को सब मालूम है, गोदरेज का कारपेट छोटा है, उसका लोकेशन इधर, ऐसे वो बम बन गया। मैं कुछ भी हो जाए, कॉल में ध्यान रखना, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से देना है हमेशा। अगर वो बोलता है कि क्या क्या ऑप्शन है, मैं बोलूंगा क्या, कितने ऑप्शन देख रहे हैं सर, कितने तक में हो जाएगा, कितना बजट है सर, कब आ सकते हो। मैं क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछता है कंट्रोल उसका होता है। मैं उसको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन कर रहा था, शनिवार ठीक रहेगा या रविवार, हमेशा 2 चॉइस दे रहा था, 4 बजे या 5 बजे, सेकेंड हाफ या फर्स्ट हाफ। तो दोनों में क्या है, उसने यस बोलना है, आओगे या नहीं आओगे, ये गलत क्वेश्चन हो गया। यस और नो ये गलत हो गया, फर्स्ट या सेकेंड ये राइट है। तो ये पूरी स्किल है यहाँ पर, समझ रहे हो आप। दोनों चॉइस में ऐसी दे रहा हूं जिसमें मेरा ही फायदा है। वो 4 बोले, देखो आप दुकान पे लेने जाते हो, सर छोटा वाला दूं बड़ा वाला दूं, पर दूं दोनों में, 2 केजी दूं 4 केजी दूं, लोगे या नहीं लोगे नहीं बोलता है वो, है ना। लाल वाला दूं पीला वाला दूं, दोनों में वो बड़ा स्मार्टली रहता है। तो ये आपको समझना है। और मेरी वीडियो आप कॉलिंग के जितने भी हैं, सबसे बेस्ट जो वीडियो जाते हैं वो कॉलिंग के हैं। और ये सारी स्क्रिप्ट मैंने खुद ने डेवलप की। आप कहीं भी जाओ, मेरा कुछ भी एकदम अपना हटके रहता है। तो 2 चीजों का, क्यूरियोसिटी अप्रोच, ज्यादा इंफॉर्मेशन फोन पे नहीं दूंगा। सिंपल आप समझो, आपको अभी पेट में दर्द है, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर क्या बोलेगा, अच्छा अच्छा ठीक है, कल अपॉइंटमेंट ले लो मेरे रिसेप्शनिस्ट से और 11 बजे आ जाओ। वो कभी फोन पे करता है क्या ट्रीटमेंट, क्या खाया क्या पिया, ऐसे नहीं करना, जाना मेडिकल स्टोर पे, सब उसको मालूम है क्या तकलीफ है, ये टाइम पे ये फ्लू चालू है, ये वायरल चालू है, पेट में दर्द के लिए ये ब्रेलगन देना है। बट वो क्या बोलता है, आओ। और उधर भी हो जाएगा, आंख खोलो, आ करो, ये करो, वो सबके साथ करता है, होना जाना कुछ नहीं है, उसको मालूम है हुआ क्या है। बट ये सब आपको भी आना चाहिए। तो मैंने क्या बोलना है, वो सर एक बार आप देखो, सीरियस हो, आप आके मिलो तभी बात करेंगे, अच्छा रहेगा आपके फायदे के लिए। आपको चाहते हो ना आपको अच्छी चीज मिले, सस्ते में मिले, तो कोशिश है कैसे भी बुलाने की। अब मैंने ये नहीं जाना था कि प्राइमरी सेल का है, नहीं तो निखिल मैं आपको कंपनी के नाम से भी फोन कर सकता था कि सर मैं गोदरेज प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ, हमारा सेकंड फेज लॉन्च हुआ है, इसलिए कॉल किया, आप कुछ प्रॉपर्टी देख रहे थे, आपकी इंक्वायरी आई है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं काम तो गोदरेज के लिए कर रहा हूँ, और गोदरेज भी हैप्पी है सनत के साथ, क्योंकि सनत तो उसके बिजनेस ही लाने के देने की मदद कर रहा है ना। बहुत सारे ऐसे जो बिल्डर्स हैं, उनके जो रिसोर्स मैनेजर होते हैं, आरएम होते हैं, एसएम होते हैं, वो अपना खुद का आई कार्ड तक हमको दे के रखते हैं कि अगर बंदे को डाउट है ना तो बोलना ये है हमारे मैनेजर जो आपको मिलेंगे साइट पे, क्योंकि वही मैनेजर मिलने वाला है ना जो सीपी की हेल्प कर रहा है। 2 तरह, एक वॉक इन को अलग एड्रेस करते हैं, और जो थ्रू आजकल जो भी सेल होता है 70% लगभग ब्रोकर सेल करके दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिल्डर लोग का मार्केटिंग का कॉस्ट अभी बहुत बढ़ गया है, 25% तक हो गया है, तो उस पर भी रिजल्ट आएंगे कि भरोसा नहीं है, तो ब्रोकर को उससे अच्छा 2 की जगह 2.5% दे दो, उनका तो जब सेल होगा तभी देना है ब्रोकरेज। तो अभी ब्रोकर को बहुत वांट है, हर एक बिल्डर अलग से उनके लिए लॉबी बना के रखता है, चाय पानी का बंदोबस्त करके रखता है। अभी हमारी रिस्पेक्ट है इंडस्ट्री में, पहले अच्छे अच्छे बिल्डर पूछते ही नहीं थे, उनका धंधा एकदम जोर में चलता था, खुद ही वो मार्केटिंग कर लेते थे, लेकिन मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ने से
अभी वो ब्रोकर के थ्रू ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बेचना। मेरे ख्याल से ये आंसर मिल गया। यस, कोई नेक्स्ट? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। सर, कोई प्रॉपर्टी दिखाने जाते हैं तो जो टेनेंट रहता है वहां पर, है ना, तो हम विजिट तो करा दिए, उसके बाद 1-2 दिन बाद जाके वो टेनेंट से वो मालिक का नंबर लेने लगता है। कभी ऐसा हो जाता है, या फिर आस पड़ोस वाले से, पड़ोसी लोगों से वो मालिक का नंबर ले लेता है डायरेक्ट। तो इस चीज से कैसे बचा जा सके? देखो, ये तो एब्सोल्युटली, मैं आप लोगों को बताऊं, इंडियन मेंटालिटी तो ये है ही, हम हमेशा लूप होल ही ढूंढने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने जब पहला घर लिया था तो मैंने देखा, ब्रोकर के थ्रू था, और फिर अपने भाई को बोला कि मैंने देख लिया, अभी तू जा, अभी तो मालूम पड़ गया मेरे को ओनर कौन है क्या है, और बोला कि तू अभी जा। और ब्रोकर को साइड करना ये पहला इंटेंशन ही रहता है। तो आप इसके लिए तो एकदम तैयार रहो। ये चैलेंज सबके, कितने लोग यहाँ पर है जिसको एक ना एक बार ये तकलीफ आई है? चैट में लिखो, हमारे साथ भी आई है, या मी आई, कुछ लिखो। अभी उसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन सिंपल है, जब भी आप दिखाओ उससे एक फॉर्म वगैरह भरा लो कि आपने हमसे ये प्रॉपर्टी, ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं भी कोई साइन करता है ना तो मेंटली ऐसा साइकोलॉजिकली वो फंस जाता है, फिर नहीं करता हेरा फेरी। मैं तो शुरू में ऐसे लिखाता था कि मैंने दिखा दिया, मेरे से करो, अगर डायरेक्ट करोगे डबल ब्रोकरेज लूंगा और घर में घुस के लूंगा। तो अगर मैं 50,000 लेने वाला था और उसने अगर फोन कर दिया ओनर को, ले भी लिया और रहने भी लगे वहां पे, फिर मैं 4 आदमी लेके पहुंच जाऊंगा, अब मेरे को 1 लाख चाहिए, मैं साइन करवा लेता था। तो इतना डर जाएगा कि आदमी बहुत बदमाश है। हाँ, मैं ब्रोकरेज में डिस्काउंट वगैरह ले लो, वो सब चलेगा, लेकिन हेरा फेरी की बहुत बड़ी सजा है यहाँ पे। तो ऐसा आप ना करो, लेकिन आप सिंपल लिख दो कि भाई हमने आपको जो भी प्रॉपर्टी दिखाई है, आप उसमें आई हैव सीन 3 प्रॉपर्टीज थ्रू सनत ठाकुर, और साइन कर दो। ये आपके पास है तो आप सेफ हो, नहीं तो गड़बड़ करेगा वो आदमी। या तो फिर आप उतना रिलेशन बनाना सीखो उसके साथ कि वो डायरेक्ट नहीं जाए। ओनर के साथ आपका कड़क रिलेशन रहना चाहिए हमेशा। जब भी आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, ओनर को पटा के रखो कि ये डायरेक्ट भी अप्रोच करे। ओनर बोलना नहीं सॉरी, आप इसके थ्रू आए थे, अजय के साथ ही मैं बात करूंगा, आप डायरेक्ट मत अप्रोच करो। क्योंकि मैं ओनर को डरा के रख देता था कि देखिए, जो आदमी मेरे को चीट कर सकता है डायरेक्ट आपके पास आ सकता है, कल जब ट्रांजेक्शन होंगे, व्यवहार में कुछ गड़बड़ करेगा तो आपका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप मेरे थ्रू हो तो सेफ हो, पता लगा आपका पेपर का क्या कर दिया, कहाँ, बहुत सारे लफड़े हुए हैं। मैं डराने के लिए 1-2 बातें बोल देता था। 60-70% लोग जो भी डायरेक्ट करने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा केस हो जाता है। आपकी जिंदगी भर की कमाई है, करोड़ों का व्यवहार है, एक आदमी पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, आपके बदले में आपको अच्छी प्राइस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा आप दोगे तो उसका भी अच्छा है ना। और 1-2% कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। मैं क्यों, अगर ओनर जाना चाहता है, उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो डायरेक्ट दे रहा है, मैं कहता हूं मैं आपको 1.5 दिलाऊंगा, 1-2 दिलाऊंगा सर, तब तो मेरी मेहनत दे देना। आपके घर में तो नहीं दिया मैंने, समझ रहे हो? आपको ऐसे लॉजिक देना आना चाहिए उसको कि सर आपको 1 करोड़ हाथ में चाहिए, डायरेक्ट मिला 1, अब मेरे थ्रू करते हो ठीक है ना, मैं आपको 1-2 दूंगा तो मेरे को देना। तो भी बोलता है फिर मेरे को क्या दिक्कत है, अगर मेरे को ये चीज बेचनी है, मेरे को इसका 10 रुपए चाहिए, कोई बोल रहा है कि ठीक है ना, मैं भी मदद करता हूं, तो मैं भी उसकी भी मदद लूंगा ना। मैं बोलूंगा मेरे हाथ में 10 दे दे बाबा, तू 11 में बेच, 15 में बेच, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो साइकोलॉजी समझो, हर कोई पैसा बचाना चाहता है, तो मैं वो फेयर निकाल दूं कि आपका नुकसान नहीं है तो मेरे थ्रू ही करेगा। और बाहर को सेम बोलूंगा कि सर हमारा रोज का काम है, हम नेगोशिएट करते हैं, आप नहीं कर पाओगे तो क्या क्या चीज है, कैसे मैं आपका 2 पैसा बचा रहा हूँ, तो उनको दिखाता हूँ। सामने वाले ने मेरे को 1 करोड़ बोला था ना, तो मैं बाहर को प्राइस बताऊंगा 1-10 मांग रहा है, जिससे कि मैं करूं तो उसको बोलूं कि देखो मैंने आपके लिए 10 लाख नेगोशिएट कराया है सर, तो मेरा तो बनता है ना। तो थोड़ा बढ़ा के भी प्राइस बतानी चाहिए बायर को। हाँ जी, तो उसको ये दिखे कि आप उसके लिए कुछ करोगे, फायदा है। और वो कब होगा ना, जब आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे। आप डरते डरते, किसके साथ ये चीटिंग होती है पता है? जो नए बिगिनर है। शुरू में मेरे को भी 2-4 ने चूना लगाया, फिर मैं इतना एक्सपर्ट बन गया, अभी मेरे से कोई ऐसा नहीं करता। वो जानता है यार, धाकड़ आदमी है, इसको सब पता है, इनसाइड आउट पता है, ये वसूल लेगा पैसा, समझ रहे हो? आप देखो, मेढक बैठा रहता है ना, मेढक को पीछे जाके लकड़ी करो तो क्या होगा, वो जंप मार के आगे भाग जाएगा, ठीक है। आप शेर को जाके पीछे से लकड़ी कर देना, वो क्या करेगा? वो आपको ही कर देगा। हमें ही खा जाएगा। तो आप मेढक नहीं बनो ना, उसको ऐसा पता होना चाहिए, स्टेब्लिश बिजनेस है, सब आता है, इसके थ्रू देखा है, गलत काम करेंगे तो परेशान हो जाएंगे।
सर एक चीज और एसोसिएशन होती बना है, के हाँ कुछ बोल रहे हो जगताप साहब? एक चीज और होती है, हम लोग साइट विजिट से पहले जो ये है बायर है उसका एक रिक्वायरमेंट फॉर्म जब बनाते हैं ना, उसके अंदर ये क्लॉज डाल सकते हैं कि हम जो प्रॉपर्टी दिखाएंगे वो हमारे थ्रू ही रहेगी, और वो जो प्रॉपर्टी दिखाते हैं उसके सामने भी साइन लेता हूं मैं, ये 5 प्रॉपर्टी आपको दिखाई है करके। उसमें वो थोड़ा सा बंदेला हो जाता है आदमी कि नहीं इन्होंने मैं सब क्या साइन करता हूँ, मान लिया मेरा है। जो फॉर्म है उसमें चेंज कर लेना, बहुत पुराना ही है वो, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, अभी डाल देता हूँ। शुरू एक फॉर्म होगा जो प्रॉपर्टी को विजिट करने आता है ना तो भरा के लेते हैं, वो लेके अभी मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, तो वो आप लोग उससे और थोड़ा बहुत टेलर मेड अपने हिसाब से बना लेना, तो वो सिंपल रहता है, वहां पे साइन ले लो उनके, सबसे बेस्ट है साइन ले लो। या जो भी बात करा रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, ये सब रखो, ये प्रूफ है आपके लिए कि ये देखो सर आपका हमारा ये मैसेज हुआ था, आपने बोला था मैं कल विजिट करूंगा, फिर मैंने उसको कॉल किया था, कॉन्फ्रेंस में बात करा दो, ये सारे प्रूफ तैयार रखो। जब नहीं करोगे तो 100% वो सोचेगा घपला करने का। बिल्डर के पास भी जाते हो, बिल्डर के पास आपने विजिट कराया है, वो फॉर्म भरा के ले रहा है, आप वो फॉर्म का फोटो लो, नहीं तो वो बाद में क्या क्लाइंट को डायरेक्ट बुला के बोलते हैं यार काय को ब्रोकर के थ्रू आते हो, हमारे थ्रू आ जाओ क्योंकि उनको हमने 3 लाख देना है, वही मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। और कौन नहीं चाहता है कि पैसा बचे, समझ रहे हो? ठीक है अमन सिंह, आपने जो नहीं पूछा है, खाली मैं सबसे एक एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा क्योंकि टाइम देखो 1:45 बज भी गए, तो एक एक क्वेश्चन सबसे, फिर अगर टाइम है तब हम सेकंड क्वेश्चन भी देंगे। मजा आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। यस यस। ये बोरिंग ट्रेनिंग जैसा नहीं होना चाहिए कि यार बस नींद आ रही है कब खत्म होगा लेक्चर, बहुत प्रैक्टिकल सर नॉलेज आप है ये सब। सर आप अभी जो बोल रहे हैं कि अपने को फॉर्म नहीं भरवाना है, वहां पे जाके फॉर्म भरवाना है और उसका फोटो ले लेना है। सर अगर हम लोग खुद ही इतनी नॉलेज ले लें उनके प्रोजेक्ट की, हम उनके बंदों के साथ डील करवाएंगे ही नहीं, हम खुद दिखा के बाहर के बाहर ले जाएंगे उनको अपने ऑफिस। नहीं नहीं, टैगिंग करना बहुत जरूरी है आजकल, तो वो मस्त है। कस्टमर मतलब आपकी लीड प्रोटेक्ट है ना, 3 महीने 6 महीने तक जो भी उनकी पॉलिसी रहती है, जरूर अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराओ और उसका कुछ ना कुछ अपने पास प्रूफ भी रखो। ओके। कभी ऐसा नहीं करना, पहला काम वही करना कि जाके लीड को रजिस्टर्ड कराओ, बाद में छोड़ दिया वो क्लाइंट को 3 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड है, वो बाद में कितना भी करे। और आजकल बिल्डर लोग हैं सब, क्योंकि नहीं तो उनका नाम खराब होगा, फिर नहीं तो आपके सोशल मीडिया ग्रुप में डालो ये बिल्डर ऐसे करते हैं, इतने कोई राइट। कोई बदमाश है कि क्या बताऊं आपको। मतलब मेरा एक दोस्त था, उसका ऐसे ही हुआ, उसने अपने रिलेटिव को लाया, तो रिलेटिव कोई मार्केट में लीड थी ही नहीं, उसने जैसे ही प्रॉपर्टी दिखाई उसको कॉल आने लगे, तो बोला कितना ज्यादा ये डेटा बेचते होंगे जो भी वहां के स्टाफ रहते हैं, क्योंकि ये जो विजिट डन नॉट वीडीएनबी डेटा होता है ये सब लीक हो जाता है, फिर उसी क्लाइंट को 10, आप कोई चीज इंक्वायरी करो 10 कॉल आने लग जाते हैं, जबकि मैंने कहीं सोशल मीडिया पे नहीं डाला। तो बोला ये कैसे होता है? अब वही बंदे, तो उसको लगा कि ये होता है, मेरे को कॉल आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ, उसका एक बार एक क्लाइंट विजिट किया, इसको एकदम डैम श्योर था कि ये तो लेने वाला है, लेकिन क्या हुआ बाद में वो फोन ही अटेंड नहीं कर रहा है। तो बोला यार इतना एक्साइटेड था, उसको दिखाया अभी ये फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? हुआ क्या, वो बंदे ने ले लिया, बिल्डर ने बोल दिया था कि ब्रोकर को अभी ब्लॉक कर दो, फोन ही मत अटेंड करो। अब इसने एक तरीका लगाया, दूसरे नंबर से उसको फोन किया और बोला कि सनत आपने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो बुक भी कर दी है, लेकिन हमारा ना, वो बिल्डर ऑफिस से बन के बात किया कि मैं इस बिल्डर से बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा डेटा थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गया है, तो ये हम भूल गए कि कौन सी यूनिट आपने बुक किया। तो उसने फट से बता दिया मैंने तो ये वाला बुक किया था इतने में, बस इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब गया बिल्डर के पास, बोला हमारे क्लाइंट का तुमने डायरेक्ट बुकिंग किया, बिल्डर की स्क्रीन तो उसके साइड है बंदे की, वो बोला नहीं नहीं चेक किया नहीं हुआ है, इसने फ्लैट नंबर भी बता दिया, तब वो डर गया, बोला देखो ऐसे फ्रॉड करते हैं, फिर उसके साथ काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ब्रोकर को हमेशा एकदम अलर्ट रहना है, नहीं तो आपका जो लगाया हुआ पेड़ पौधा है ना, सड़क की गाय बकरियां चर के चली जाएगी। बहुत ध्यान देना है, कोई है देख के पसंद आ गया सीरियस है, उसको एकदम चिपक जाओ, उसके आसपास किसी को आने मत दो। आप एकदम दिखा के छोड़ दिए ये तो है और सोच रहे हो मेरे को फोन करेगा कि ये चेक लेके जाओ, तो नहीं, बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, किसी की भी नीयत कभी भी खराब हो जाती है। हाँ जी नेक्स्ट।
हाँ, सबको सब आता है, इसका मतलब बात ही खत्म। सर मुझे एक सवाल था, प्राइमरी मार्केट नहीं, में नहीं, और कोई नहीं। स्किल आपका एक हो गया, प्लीज, और किसी को मैं चाहूंगा, हर कोई का एक क्वेश्चन ना, फिर जो टाइम रहेगा सेकंड थर्ड सब अलाउ करेंगे, या फिर मैं अपनी कुछ बातें बता दूंगा, ऐसे भी हो सकता है, बट पहले सबको मौका देना है। सर रेंटल और रीसेल में इन्वेंट्री कैसे बढ़ाएं? हाँ, आप कहाँ पर काम कर रहे हो अभी? हड़प सर में। अच्छा, इमेज, आप स्टूडेंट हो, आपसे ही हुआ था? हाँ सर। अच्छा, रेंट, ये अभी सबसे बड़ी समस्या है कि प्रॉपर्टी मिलनी मार्केट में मुश्किल हो गई। जो जो काम कर रहे हैं, स्पेशली जो अच्छे सिटी में, उनके लिए मुश्किल है कि प्रॉपर्टी निकालना। और ये रियल एस्टेट समझ जाओ, जितना जिसके पास ओनर है उसका बिजनेस है, लीड को कोई नहीं पूछता यहाँ पे। आपके पास फ्लैट है 8-10 रेंट के लिए ना, तो ब्रोकर आके आपका पूरा काम कर देंगे, मत खर्चा करो इधर उधर, 99 मैजिक ब्रिक किधर भी डीपी स्टेटस लगा के भी भेज दोगे। लेकिन प्रॉपर्टी निकालना बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अभी एक निकालो बंद हो जाता है, दूसरे सिम से निकालो बंद हो जाता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी वो जो लीड बेचते थे, अभी ज्यादा ओनर का डबल कॉस्ट में बेच रहे हैं। 99 एकड़ से लाखों में, कि आप इतने 50 नंबर निकालने के लिए इतने हजार लगेंगे। मैं तो बोला वाह जी वाह, मतलब आप ओनर के नंबर निकालने में इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, पूछो मत। तो अभी ये पूरा चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी निकालना मुश्किल काम है। तो अभी कैसे निकालोगे? सबसे बेस्ट है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल करता है, वो है नो ब्रोकर। नो ब्रोकर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है मार्केट में, जो ऑनलाइन लेके आ गया कि ब्रोकर को हटा देंगे, जबकि वो खुद सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया, अभी सब चार्ज कर रहा है वो, ठीक है, बट लोगों में अच्छा उसका नाम हो गया है। उसके साइट पे जाने का, जैसे यूजर बन के ही जाएंगे ना, नो ब्रोकर पे जो जाता है, जिसको फ्लैट लेना है, वो क्या करता है? वो ऐसे ही तो जाता है कि भाई मेरे को घर लेना है, और डेटा निकालो वहां से अलग अलग नंबर से। वो खाली इस तरह से पहचानते हैं ब्रोकर है या नहीं है, जब आप वो नंबर जो स्पैम वाला डालोगे, या कहीं ना कहीं उनके जो भी है सर्च में आ जाएगा, तो फ्रेश सिम कितने में आता है? मुफ्त में आजकल दे रहे हैं। नए सिम से नो ब्रोकर से जाके बना बनाया समझो आपके लिए काम करके दे रहा है, निकाल लो डेटा। सबसे बेस्ट तरीका। उससे भी बेस्ट, मतलब आप लोग एकदम अपने खास हो तो बता रहा हूँ, ये सीक्रेट कोई बताता नहीं है। जो भी क्लाइंट आपके पास एक भी आए, और उससे पूछो कि सर आपने क्या क्या ऑप्शन देखे, थोड़ा पटापटी करके, वो खुद 5 ऑप्शन और बता देता है कि मैंने ये सोसाइटी में ये फ्लोर पे देखा था। जिसका भी बताए बस वो, उसका फिर निकालना बड़ा आसान है। डेटा हर जगह मिल जाता है, आपको बोल रहा हूँ। आजकल डेटा जिसको देखो वो लेके घूम रहा है, तो डेटा आपके पास है। और उसने मेरे से कोई क्लाइंट फ्लैट ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हर क्लाइंट से 3 या 4 प्रॉपर्टी निकाल लेता हूँ। सबसे स्मार्ट काम है। पहले मैं 5 लोग लगा के रखता था प्रॉपर्टी निकालने के लिए, अभी मेरा क्लाइंट है वही मेरे को बता, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार आपके पास आया है। सब 3-4 जगह और ब्रोकर के पास घूमे रहते हैं, बस उनके प्लॉट आपको निकाल लेते हैं, बस हो गया अपना काम। ये सबसे अच्छा तरीका है। अब नॉर्मली फिर ऑनलाइन जाओ निकालो, वो तो वही है, वो तो चलता रहेगा। नेक्स्ट। और पता है अपने छोटे छोटे फंडे, वो हमेशा चलने वाले हैं, ट्रेडिशनल। जाके वॉचमैन को, सोसाइटी के जैसे भी कोई ट्रक आता है, कोई शिफ्टिंग हो रही है, उनको सब खबर होता है इससे सामान निकल रहा है, वो उसको दो थोड़ा सा खर्चा पानी, 50-100-500, वो सब बता देता है, सर एक फ्लैट है। मेरा तो पूरा काम ये लोग करते हैं, जॉब वो दूसरे का कर रहे हैं, मेरे को पहले फोन आ जाता है, सर ये फ्लैट खाली हुआ है। मैं फट से फोन कर लेता हूँ, इसका मतलब वो अवेलेबल हुआ है, या यहाँ पे कोई आ रहा है, तो जो भी है वो या आप जाओ देखो, कोई भी गेट में कोई भी सोसाइटी एंट्री करके जाते हैं बाकी ब्रोकर लोग, आप जाके उसका फोटो ले लो बस। आपसे भी एंट्री करा रहे हैं, आप सोसाइटी में जा रहे हो, आपने फोटो लिया, तो ये ब्रोकर जिस फ्लैट में गया था, इसका मतलब वो फ्लैट रेंट पे है या सेल के लिए है, ब्रोकर और क्यों जा रहा है? अभी ये बहुत डार्क सीक्रेट हो जाते हैं रियल एस्टेट के, लेकिन आपको अभी मार्केट में रहना है तो ये करना पड़ेगा। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई चोरी नहीं है, बट वो सबसे सिंपल तरीका है। उसमें भी अभी होशियार ब्रोकर लोग गलत फ्लैट नंबर डाल के एंट्री करते हैं, अभी बहुत एडवांस हो चुके हैं दुनिया। और मेरे वीडियो देख लो, इस पे जितने भी है लीड जनरेशन पे, पूरा एक ही यहाँ पे बताना मुश्किल होगा मुझे ना, बहुत चिल्लाता हूँ मैं बात करते समय शायद। हाँ जी, थोड़ा स्लो बोलूंगा, चलेगा ना? नेक्स्ट। आर्यश लाल, क्या नाम है सर? आर्यश। आर्यश सर लाल, प्लीज। जो यंग लोग हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो वो कोई फर्म कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं सुनाई दिया, क्या पूछा आपने? सर जो नए लोग हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, वो कोई फर्म कैसे ज्वाइन कर सकते हैं?
जो नए हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं, वो क्या रन कैसे कर सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई फर्म ज्वाइन करना है एज एन एजेंट। हाँ, तो फॉर्म एकदम से मत चालू करो ना, पहले आप इंडिविजुअली चालू करो। जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी तभी मैन पावर। एकदम फॉर्म चलाना मतलब मुसीबत है, इजी नहीं है भाई। बिजनेस बहुत, मतलब दिखता सिंपल है पर इजी नहीं है। बहुत ही ज्यादा फेलियर रेट है रियल एस्टेट में, आपको बता रहा हूँ। रिजेक्शन बहुत हैवी है यहाँ पर। तो ऐसे एकदम से मत उतरो, पूरा ट्रेनिंग लो, प्रॉपर ढंग से करो। और उसके लिए यही है कि पहले जाके किसी के पास जॉब करना चाहिए। मेरा जो तरीका है, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक उसके लिए काम करो। एक बंदा आपको आ गया कॉन्फिडेंस, और थोड़ा सा पैसा कम से कम 6 महीने का आपके पास होना चाहिए खाने पीने रहने का। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगले महीने करोगे और आपके धूमधाम हो जाएंगे। क्योंकि जब भी बड़ा सोचोगे भगवान चैलेंजेस देगा, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। पता लगा कि क्या है, तो 6 महीने सर्वाइवल का अपना बंदोबस्त हो और काम पूरा सीखा हुआ हो, उतर जाओ। मैंने यही किया था इस बिजनेस में। पहले मैंने किसी से सीखा, मेरे पास पैर में पैसे थे, फिर मैंने बोला नहीं भी हुआ 2 महीना 3 महीना, ऐसा तो नहीं होगा यार कि 6 महीने में एक भी डील ना आए। तो फिर क्या है, आप फ्री माइंड होके काम कर पाओगे। तो सीधा फर्म के बारे में नया आदमी सोचना ही नहीं है। कभी भी ओवरहेड मत बढ़ाओ। बिजनेस ये नहीं, कोई भी, सब बिजनेस के प्रॉब्लम चालू है। इजी नहीं रहा है आजकल, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ज्यादा ज्यादा बिजनेस सब ऑनलाइन होते जा रहा है। तो आपको सोच समझ के ही उतरना है। यस, मिल गया हेलो आंसर सर। आपको? जे, हेलो। हाँ, जतिंदर प्रसाद पाढ़ी। हेलो सर। यस जतिंदर जी। हाँ, जैसे कि सर आपने बताया रेरा के सर्टिफिकेट चाहिए हम लोगों को, तो जैसे हमारे इधर ये सब इतना चलता नहीं है सर। अभी गिने चुने एक दो बंदों के पास है। तो अभी जैसे कि आपने जितना बताया कि अभी ये लेना जरूरी है, तो अभी मैं तो बिल्डर नहीं हूँ सर। अगर इसमें काम करने के लिए जो चाहिए होगा वो, उसको क्या सर्टिफिकेट कहते हैं, और जो बिल्डर है वो क्या सर्टिफिकेट लेते हैं? देखिए, अगर आपके यहाँ नहीं चलता तो मैं कहूंगा तब सर। भी आप जरूर लो। उससे क्या होता है, आपकी क्रेडेंशियल बढ़ती है। मैं एक यूजर के हिसाब से देखूंगा, और आप अपने बिजनेस कार्ड पे छापे हुए हो कि रेरा क्वालिफाइड, रेरा रजिस्टर्ड, तो उससे वैल्यू आती है आपकी। ये सर। ट्रेडमार्क, ISI, ये ISO, ये सारी चीजें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। तो आप अपने एरिया की बन जाओ, उसमें जाता क्या है, 10,000, पर अब बड़ा आपको वैल्यू आ गई, वेटेज आ गया ना आपके नाम के आगे, तो आपको कर तो मैं लेना। ये डिफरेंस क्या रहेगा सर, जो एक बिल्डर लेगा वो सर्टिफिकेट और जो मैं लूंगा वो सर्टिफिकेट में, मतलब दोनों अच्छा, में अंतर तो क्या जो रहेगा? बिल्डर लेगा, वो बिल्डर का ऐसा होता है, प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट होता है रेरा रजिस्ट्रेशन। वो प्रोजेक्ट को अच्छा रजिस्टर करता है। सर, एंड आप व्हाट अबाउट मी इंडिविजुअली सर? आप अपने फर्म को रजिस्टर कर रहे हो, तो बिल्डर का ऐसे गोदरेज जैसा रेरा रजिस्टर्ड नहीं होगा। गोदरेज की एक पर्टिकुलर, मान लो इन्फिनिटी है, गोदरेज ये है, उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करेगा। बिना रजिस्टर्ड किए वो सेल नहीं कर सकता, एडवर्टाइज नहीं कर सकता। तो वो सर। प्रोजेक्ट अपना करता है रजिस्टर्ड, चाहे बड़े प्लॉटिंग का हो। पर वो प्लॉटिंग सर। कौन सी, जिसपे एकदम रोड और ये सारी लाइट वगैरह दे रहे हैं ना, तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है। और आप तो अपने आप को, क्योंकि आप इसको लोगों से बात करने वाले हो, तो रेरा रजिस्ट्रेशन, तो मेरा वाला जो सर्टिफिकेट होगा सर, उसको क्या बोलते हैं सर? रेरा किस? रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, बट फॉर रियल एस्टेट एजेंट। और वो होता है आ, रियल रेरा रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रमोटर, बिल्डर, फॉर द, अच्छा सर। जैसे कि एंड अगर दिस एक वन इज फॉर बिल्डर के एजेंट 10 सर? प्रोजेक्ट हैं, तो 10 के अलग सर। अलग उसको रजिस्टर करने पड़ते हैं। ओ हो। और उसको हर एक अपने प्रोजेक्ट पे ना रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी है, कि आप जाके रेरा की वेबसाइट पे देख सकते हो कि इसका प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कितना इसका लैंड पार्सल है, कौन सा कारपेट है, क्या अम्यूनिटीज है। क्योंकि कोई भी गलत वहां पे इंफॉर्मेशन दी तो वो आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो उसके अगेंस्ट में। सर, ये एजेंट के लिए जो है ये करना पड़ेगा सर। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, या किस तरह से हम कर ये हर सकते हैं एक सर स्टेट इसके के अलग है, लेकिन सब ऑनलाइन। महाराष्ट्र में तो ऑनलाइन ही, आप अपना रिसीप्ट भेज देते हो, आप अपना स्टैम्प भेज देते हो, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब करते हो। या लिए? बहुत सारे एजेंट एजेंसी हैं जो बना के दे देती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है। बस सर। पेमेंट सर। जितना है वो चेकअप उड़ीसा से हो, तो उड़ीसा में क्या है, एक बार देख लो, पर वो घर पे बन के आ जाता है। पर 5-10 हजार से ज्यादा इंडिविजुअल का नहीं है। 2 तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के नाम पे, तो उसका ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर पूना में, महाराष्ट्र में 10,000 सर। सर। इंडिविजुअल के लिए, और नॉन इंडिविजुअल के लिए 1 लाख रुपए है। तो जो भी चार्जेस हो अभी उड़ीसा के, सर, पर कहीं तो पे शुरू में तो 2,000, सर अपना एक कर 4,000। देने से चल जाएगा सर। अभी जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अभी अपना एक करके चालू कर दो, बाद में बाकी करने से भी चलेगा सर। हाँ, और क्या, इनिशियल स्टेज शुरू पर। में आप इंडिविजुअल के ठीक। नाम पे ऐसे ही कर लो। मतलब हाँ आपके हाँ। यहाँ नहीं लगता तो कोई देखो, जो रिसेल और रेंटल कर रहे हैं, सेकेंडरी में कर रहे हैं, उनको भी यहाँ कोई नहीं पूछता है।
सर जो प्राइमरी में जाते हैं, अगर बिल्डर को मैं इनवॉइस रेज कर रहा हूं तो रेरा नंबर मांगेगा ही मांगेगा, जीएसटी नंबर लगेगा उसको। पर अगर मैं अभी किसी का जाके किराए पे दे दिया 15,000 में मकान, तो वो थोड़ी ना बोलने वाला रेरा दिखाओ, उसका तो रेंट पे जाने से मतलब है। तो इस चीज को समझो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ खुद प्रोएक्टिवली जाके अगर आप रेरा कर लेते तो आपके लिए अच्छा है, आपका क्रेडेंशियल बढ़ रहा है। सर बस सर इसके ऊपर कोई वीडियो आप बनाए सर इसका? मैंने, क्योंकि मुझे तो अभी पता नहीं है। बना दूंगा मैं सर बना थैंक यू दूंगा सर। बना दूंगा। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ओके यस। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेरी है कि रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करने जो एजुकेशन होती है ना सर, कोई एजुकेशन इतना होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, या कुछ ऐसा ही चलेगा सर? एजुकेशन नहीं होगी तो सिर्फ रियल एस्टेट के नॉलेज के बारे में एक्वायर करके ही बिजनेस स्टार्ट चलेगा सर? देखो रियल एस्टेट का ऐसा कुछ इंडिया में तो नहीं है कि आप एमबीए कर रहे हो, पर मेरे को एक मिला पीएचडी कर रहा था और रियल एस्टेट से, पता नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइज था। बट वो मेरा फैन था तो आया एकदम और बोला मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार भाई तो बड़ी चीज है, मैंने सोचा कुछ है ही नहीं। बट अभी धीरे धीरे ना आने वाले फ्यूचर में तो क्वालिफाइड बंदा लगेगा। बट मैं जो समझता हूँ रियल एस्टेट बहुत सिंपल बिजनेस है, कोई भी कर सकता है। रियल एस्टेट का ही नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर जो क्वालिटी चाहिए वो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा होना चाहिए। तो रीड सम गुड बुक्स और नेगोशिएशन अगर करते हो तो आप जैसा फिर कोई पैसा नहीं कमाएगा, क्योंकि सब कुछ करके ना लोग नेगोशिएशन में उतने अच्छे नहीं होते, कन्विंसिंग में नहीं होते, तो हाथ से निकल जाता है सौदा। और वही एक मेरे जैसा आदमी है, वो देखा, वो क्लाइंट ने वो प्रॉपर्टी देखा है, सब मालूम है, मैं क्या बेटर नेगोशिएटर हूँ, तो मैं सारी डील क्लोज कर लेता हूँ। तो 80% सब दूसरा मेहनत कर करके छोड़ देते हैं और मैं जाके क्लोज कर रहा हूँ। तो वो ऐसे ही नहीं आता है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। देखो आज भी मैंने बुक ऑर्डर किया, देखो कन्वर्जन गाइड, ये बहुत भारी बुक है ना। ऐसी मेरे पास सेलिंग की अगर देखो तो आपको क्या बोलूं मैं, मेरी बुक्स दिखाता हूँ। देखो अभी देखो ज्यादातर सब कन्वर्जन या सेलिंग पर है। बाय गॉड, मेरे बुक देख के ये देखो गो गिवर, ये पढ़ डालो, मस्त बुक है सेलिंग पर। अगेन ये 3-4 ये सेल लाइक सरहंट, ये बुक पढ़ोगे तो आपके बिजनेस डबल करने वाले हैं। छोटे बिजनेस कैसे चलते हैं, क्यों फेल होते हैं। तो मेरे पास पूरा ना ये दिखाने के लिए नहीं, कलेक्शन है बहुत बड़ा बुक्स का। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे अपने नॉलेज पे, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों का सौदा है जिंदगी में। आप भिंडी लेने जाओ 1 पाव, तब भी भिंडी तोड़ के हरी ताजी ये वाला छांटते हो, उसमें तब लेते हो। 50 रुपए की चप्पल लेते हो तो मोड़ के तोड़ के गारंटी वारंटी पूछते हो। बंदे को करोड़ रुपए की चीज बेचने जा रहे हो, आप बोलोगे खाली ले लो सर ले लो सर, तो नहीं लेगा ना। हाँ सर, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए कोई ऐसा फिक्स क्वालिफाई करने का ऐसा नहीं है कि डिग्री एमबीए, ये आप अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करो। अच्छी बुक्स पढ़ो। हाँ सर वो तो सही बात है, लेकिन और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ नहीं है ना सर? ना 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 ना, उसको कुछ नहीं किया। आपने 10th पास किया, 5वीं पास किया, उनका एग्जाम अभी महाराष्ट्र में एग्जाम चालू किया, बट रेरा कुछ आपसे नहीं पूछता। हाँ सर, एग्जाम आप स्टार्ट अंगूठा किया छापो तब भी चलेगा उनको, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम स्टार्ट हो गया तो उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है ना सर? यस कर सकता है। और नहीं आता कोई चीज ना, सीख लेने का यार, क्या ही फर्क पड़ता है। कोई अगर कल वो रख भी देगा ना ये क्वालिफिकेशन, तो कर लेने का। ऐसा जरूरी नहीं कि बचपन में ही पढ़ते हैं, जिंदगी करना चाहिए इंसान को। अभी तक कुछ भी नहीं है रेरा का, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी आ सकता है। नेक्स्ट। हेलो 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 सर। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। नहीं मेरा हो गया क्वेश्चन, और हेलो। किसी का कुछ है क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। यस यस मैम आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू बोलिए। सर ये जो हम जैसे हम प्राइमरी 2 प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं, HNI डेटा से लीड निकालते हैं हम, तो हमारे पास तो 2 ही प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर क्लाइंट हमें कोई दूसरे कोने का बोलता है कि मुझे वहां लेना है, तो उस सिचुएशन में क्या करें? अच्छा आप कह रहे हैं कि मतलब क्लाइंट आपको मिल गया कहीं से लीड, लेकिन आपके पास वो इन्वेंट्री नहीं है, वो दूसरे स्टेट की बात कर रहा है। तो इसका ये है कि आप देखो अब ऐसा जमाना आ गया कि कॉलर करना पड़ेगा। हर चीज मैं प्रॉपर्टी निकालूं, खुद ही बेचूं, पूरे इंडिया में करूं, तो ये पॉसिबल। जगता सा कुछ बोलना है क्या आपको? हाँ तो इसके लिए तो नेटवर्किंग करते हैं हम लोग। हाँ एग्जैक्टली।
तो आप जैसे ये अभी बन रहा है ना, ये ग्रुप में आप हो, तो इसमें आप अपना अपना स्टेट डाल दो, आप कहाँ पे कर रहे हो, तो हम आपस में कम से कम एक दूसरे से मिल जाए। मैं आपको बताता हूँ, लॉन्ग रन में हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमसे एक क्लाइंट भी नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट को हम कवर कर लेंगे इंडिया के। एंड हम आपस में तो कुछ गलत नहीं करेंगे। तो मुझे दिल्ली की रिक्वायरमेंट आई, मैंने आपको बता दिया, आपको पुणे की आई, मैंने आपके साथ काम कर लिया। तो ये नेटवर्किंग करके अभी ज्यादा बिजनेस किया जा सकता है। तो ये भी आगे इसका फायदा होगा जो अभी हम ये करना चालू किया, मतलब ये दिमाग में था। तो बेस्ट आंसर यही है कि कोलैबोरेट करके काम करो, जिसके पास जो भी है। और सबसे नहीं एक एरिया में, जैसे मुझे मतलब पूना में मैं ईस्ट में हूँ, वेस्ट पुणे में मुझे करना है, तो बस कोई एक बंदा वहां का अच्छा जो जिसके पास इन्वेंट्री हो बस, नहीं तो सब लोग उतना अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो उनसे अपने बना के रखो तो अच्छा हो जाएगा काम। वही तरीका है, मिल के काम करो। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यस, कि मैं अभी कुछ अच्छी बातें बता दूं आपको कि क्या अपने तरफ से ध्यान देना चाहिए। कोई क्वेश्चन बचा है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते सर हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, वैसे मेरे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए। कोई बात नहीं, कोई नहीं, तो आप भी पूछ सकते हो। सर मैं आज अपना रेरा लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ एज ए इंडिविजुअल। तो मुझे जानना है क्या मुझे इसके साथ अपना क्या जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा, क्या जरूरी है? नहीं, अगर मुझे बिल्डर के साथ काम होता है जब 20 अगर आपका टर्नओवर है तब जीएसटी लगता है। तो अगर आपका इतना नहीं है तो नहीं लिया तब भी चलेगा। तो इनिशियली मुझे जरूरत नहीं है ना? नहीं है, रेरा सबके लिए जरूरी है अगर रियल एस्टेट आप करना चाहते हो, बाकी कुछ नहीं है। अगर नहीं भी है तब भी आपको थोड़ी अमाउंट है, लेकिन अगर कैरियर सीरियसली सोच रहे हो तो क्यों नहीं करने का, जरूर कर लो उसको। सर लेकिन आपने अभी इन बिटवीन जब बात हो रही थी रेरा की, तो आपने बोला कि अगर बिल्डर के साथ करना है और अगर बिलिंग करनी है तो जीएसटी भी चाहिए रहेगा, कुछ ऐसा आप बोल रहे थे। आपका नहीं है 20 लाख के ऊपर तो उसको बताना पड़ेगा। नॉर्मली उनको ऐसा लगता है कि होगा ही, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है 20 लाख। तो अगर नहीं है तो नहीं है, उसमें कोई जबरदस्ती बिल्डर नहीं कर सकता। या कई केसेस में हमने देखे हैं कि लोग क्या करते हैं, कोई जिसके पास है जीएसटी और रेरा का रजिस्ट्रेशन है उसके थ्रू करते हैं, थोड़ी बहुत दे दो। कौन सा, मान लो मेरे पास जीएसटी है, रेरा है, आपने कर दिया कहीं पर, अब मुझे बोलोगे तो मैं बोलूंगा ठीक है ना, 10,000 में भी मैं मेरा नंबर दे दूंगा, या जो भी टैक्स की लायबिलिटीज आएगी मैं वो सब आपको बता के, और या रिलेशन में भी लोग कर देते हैं एकाध, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपका हो रहा है तो जो कानून है उसके हिसाब से करोगे, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रहेगा। बट शुरू में जीएसटी के पीछे इतना मत सोचो। ओके सर, और एज अ ब्रांड अगर अपने आप को अलग से कुछ नाम रखना है तो उसके लिए फिर एमएसएमई कर देना, मतलब एज अ रजिस्टर एमएसएमई हाँ, फिर अपने तो आप आपको कंपनी और ये अभी देखो, प्रोप्राइटरशिप में आप कोई नाम है अपना रख लो, आप इंडिविजुअली चला रहे हो। कंपनी रखना है तो कंपनी के जाके वहां पे वो नाम नहीं होना चाहिए किसी का, और आप अपना रख सकते हो, तो ये भी चीजें हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आप बताइए, आगे बताइए आप। ओके, अभी देखो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ करनी होगी, पर मैंने अपनी आज तक के अनुभव में ये देखा है कि कौन फेल हुआ है। डोंट्स क्या है, मतलब कि ये चीजें ना करें, करने को बहुत सारी चीजें हैं। तो पहला चीज ये नोट कर लो, मतलब ये गलती की तो आप कहीं भी हो वहां से खत्म हो जाओगे, ये कार्डिनल रूल है। तो नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो, स्पाउस और मनी। फर्स्ट रूल, पैसे से खिलवाड़ नहीं करना बिजनेस में हो किसी के। किसी ने आपको टोकन अमाउंट में गैस नहीं थी, जाके या लाइट बिल भर दिया, सोचा वहां से आएगा दूंगा। पैसा बिजनेस का एकदम अलग अकाउंट में रखो, उसका एकदम क्लियर कट हिसाब किताब रखो, और कैश एंड कैरी रखो। सारे रियल एस्टेट में आप देखोगे कोई मार धाड़ खून, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आती हैं, और कहीं जाके देखोगे रूट कॉज जो है पैसा होता है। तो एकदम क्लियर रहो, भले थोड़ा सा कड़क रहो। पैसा, सेकेंड ईगो, लड़ाई झगड़े बहुत कर लेते हैं हम, कभी किसी से रफ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, किसी कभी मत। बिजनेस में रहना है सबसे मीठा बोलो, नहीं जमता है मत काम करो, इग्नोर करो, बट फोकस रहो। उसमें बड़े पंगे होते हैं जब आप कुछ ना कुछ हर्ट कर देते हो किसी को। हर आदमी का अपना ईगो होता है, वो छोटा है बड़ा है, और कभी आपने कुछ बोल दिया वो बदला लेने के चक्कर में घूमते रहता है। बेटर है कि आप अच्छे से रहो। मैंने देखा है रियल एस्टेट वाले गुंडे बदमाश ऐसे जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज या ये सारी दिक्कत होती है। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, अपने को लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, हमें उस सारी चीजों में नहीं। थर्ड है ईगो हो गया, मनी हो गया, स्पाउस। इसमें लड़कियां बहुत सारी अपोजिट सेक्स के लोग होते हैं। कोशिश करो एक बिजनेस में बिजनेस तरह से करो,
आपकी पर्सनल लाइफ, आप क्या करते हो वो एक अलग रखो, पर बिजनेस में इसको इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका नाम खराब हो जाएगी, देन फिर बड़ा मुश्किल होता है। जो बनाने में विश्वास है उसमें बहुत वक्त लगता है, और एक फिर आप सोशल मीडिया ये सारी चीजें इतनी स्ट्रांग है कि कोई चीज होगी तो मतलब सब समझदार हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि यही 3 गलतियां पूरी दुनिया करती है। तो एक से एक टैलेंटेड लोग हैं जो काम बहुत अच्छा कर सकते थे, सब जानते थे भी, आगे भी गए, कुछ देर बाद में फिर कहीं ना कहीं यहाँ फंस गए और उनका बिजनेस मैंने खत्म होते देखा है। जितने भी लोग फेल हुए हैं आप मेरे को लाओ, मैं बताऊंगा ये 3 में से कौन सी गलती उसने की है। कोई भी फेलियर है, हाँ बशर्ते कि जो कामयाब है उसके लिए क्या करना है मैं बताऊंगा, बट ये ना करें। उसके बाद है सेकेंड जो है वो है नेवर पास नेगेटिव टू योर सबऑर्डिनेट और जो अदर ब्रोकर है। नेगेटिव कभी मत बोलो। मान लो मेरे पास एक क्लाइंट आया है और वो बोल रहा है मैंने उस ब्रोकर के थ्रू, ये जो जगताप साहब है उनसे देखी थी प्रॉपर्टी, तो मैं ये कभी ना कहूं कि अरे जगताप साहब वो तो बड़े खराब हैं, वो तो फ्रॉड कर देंगे, आपका खराब कर देंगे, मैं ही अच्छा हूं। आप ऐसा बोलते हो तो क्लाइंट भी होशियार है, उसे लगता है ये दूसरे के बारे में बोल रहा है, मतलब क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है। अब बोलो नहीं नहीं वो भी अच्छे इंसान है, तो देखना रिस्पेक्ट आपकी ज्यादा होगी। कभी भी नहीं नेगेटिव बोलना है, और नेगेटिव पे ज्यादा बात ही नहीं करना है। या आपने स्टाफ में भी आके आप मत बताओ बिजनेस खराब चल रहा है, ये डिस्टर्ब हो रहा है, आपने सब माहौल खराब कर दिया। कोशिश करो कि नेगेटिव कितना कम से कम आप बोले। लोग एम्पलीफाई करते हैं, कुछ भी नेगेटिव आ गया, अरे ये वायरस फैल गया, अभी तो ये आ गया, बड़ा मुश्किल है, बिजनेस नहीं हो रहा है, देन वैसे ही होता है। पॉजिटिव बोलो, सब अच्छा हो जाएगा, करेंगे बड़ा, बिजनेस अच्छा हो रहा है, लोग अच्छे हैं, आपका अच्छा होगा। थर्ड है कि क्रॉस लाइनिंग मत करो। उसका क्लाइंट छीना, इससे प्रॉपर्टी निकाला, उसको ये फ्रॉड किया, ये चीजें बहुत चलती हैं रियल एस्टेट में, कि हमेशा हमारी ना दूसरे के ही इन चीजों पे नजर रहती है। ये मत करो। लॉन्ग टर्म में आपका मार्केट में गुडविल खराब हो गया तो कोई खड़ा नहीं होने देगा, अरे ये आदमी को नहीं बोलना, ये आदमी ऐसा करता है, डायरेक्ट नंबर निकालता है ओनर का, ये करता है, तो वो मत करो। थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये गलती नहीं करो तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। तो ये 3 नेवर्स है। उसके बाद 3 चीजें क्या करने से अच्छा बढ़ेगा वो बता रहा हूं। 3 चीजें अच्छी क्या करना है, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू हैव। कि क्या बोलना है हमेशा, कि मैं हमेशा बात, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी सेहत अच्छी है, मैं जिसको भी मिलता हूँ क्लोज करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट सब अच्छे आ रहे हैं। लोग नेगेटिव, उनसे पूछो यार लग गई है, मौसम बहुत खराब है, बारिश ने परेशान कर रखा है, क्लाइंट आते ही नहीं, टाइम पर तो एकदम ऐसा ही है, नेगेटिव बोलते हैं, और उन्होंने देखा है सब नेगेटिव हो जाता है। वही लोग आपको कामयाब, वही फ्लैट है, वही ओनर है, मेरे से पूछोगे कैसा है, उन्होंने बेस्ट है, मेरा क्लाइंट जो भी आया कैसा लगा, मेरा ऑफिस वाले एकदम फाइनल करेगा, बहुत जेन्युइन था। ले नहीं ले, लेकिन पॉजिटिव बोलो। आप जितना पॉजिटिव बोलोगे उतने मिलेंगे, ये देखना। तो ये पावर्स हैं, आप जो कर रहे हो उसके अलावा ही आपको बहुत फायदा करेंगे। सेकेंड पावर है यूनिटी, मिलके जितना रहोगे उतना ग्रो करोगे। अकेले अकेले सोचोगे नहीं होता है, यूनिटी में काम करो। 100 केजी उठा सकता हूँ, 100 केजी जगताप साहब उठा सकते हैं, लेकिन दोनों मिलके कोई चीज उठाए ना तो हम उठा देंगे। तो 100 केजी एक्स्ट्रा जो आया वो कहाँ से आया, जहां पे 2 लोग मिलके काम करते हैं वहां पे ज्यादा बरकत होती है। तो चाहे वो ब्रोकर भाई है, चाहे वो बिल्डर हो, जहां भी जाओ मिलके रहो। मैं बोलता हूँ सुई बनो, निडल बनो, कैंची मत बनो। कैंची काटने का काम करती है, सुई काम करती है। आपके बढ़ाओ, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा आपका बिजनेस बढ़ेगा। थर्ड चीज है पावर ऑफ सबमिशन। एक आपका मेंटर लाइफ में जरूर होना चाहिए। बिना गुरु के लोग अपने स्वयं कुछ नहीं बन सकते। कोई भी कामयाब आदमी, चाहे वो सचिन तेंदुलकर था, विराट कोहली था, आप वर्ल्ड के किसी भी आदमी को जानते हो, उनका जरूर कोई कोच होगा। चाहे वो म्यूजिशियन हो, स्पोर्ट्समैन हो, रिचेस्ट पर्सन हो, आपके पास भी एक लाइफ में होना चाहिए। ये 3 पावर अगर आपके पास है तो दुनिया का कोई आदमी फेल होगा ही नहीं किसी भी बिजनेस में, नॉट ओनली रियल एस्टेट, ये सभी के लिए। ये जो 3 मतलब कार्डिनल रूल बनाए और 3 पावर्स, ये हर बिजनेस में लागू है। और ये प्रिंसिपल है, जो इनको तोड़ेगा वो टूट जाएगा, पर प्रिंसिपल नहीं टूटते। कोई चीज है ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे आएगी, बस यही नियम है। चाहे वो अच्छा इंसान था, चाहे वो बुरा इंसान था, बड़े महात्मा थे तब भी वो नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रही। तो इसी तरह से इनको मत छेड़ो, बाकी जो है वो करते रहो।
मेरे वीडियो डेली 2 देखना है आपको, ये नियम बना लो। 2 बार खाना खा रहे हो तो दिमाग को भी कुछ दो। सारा खेम जो है यहाँ पर, अगर आप 15 लोग 20 लोग बैठे हुए हो तो सबकी इनकम किस पे डिपेंड करती है, किसकी सूरत कैसी है, किसकी हाइट कैसी है, कौन किस घर में रहता है, कौन कपड़े पहनता है, उससे नहीं है, किसका दिमाग कैसा है। जिसका सबसे ज्यादा दिमाग अच्छा होगा, ज्यादा नॉलेज होगा, वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। आप सब ऐसे ही चेक कर लो। कोई आज ये तभी कमा रहा है, तो नॉलेज का फर्क है। तो नॉलेज में लोग नहीं ध्यान देते, वो अपने हिसाब से करने लगते। और अपने नॉलेज से अगर अमीर बनना होता तो पहले ही बन जाते, अभी तक नहीं है। तो किसी ऐसे आदमी का दिमाग यूज करो जो है ऑलरेडी सक्सेसफुल। तो वो चीज समझने की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ बुक्स जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वो पढ़ो। कौन सी बुक्स होनी चाहिए? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है आपको। मैं फौजी आदमी था, मुझे नहीं आता था ये सब करना, पर मैंने वो किताबें पढ़ी। पहले मैं लड़ाई झगड़ा कर लेता था, मैं अग्रेसिव था, फिर मुझे लगा थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, इनडायरेक्ट बात करना चाहिए, डायरेक्ट में हर्ट होता है। तो वो चीजें मैंने उस बुक से सीखी कि तारीफ करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं इतने बड़े सपने नहीं देखता था, फिर मैजिक ऑफ थिंकिंग भी पढ़ी, तो मुझे लगा कि सपनों से सब कुछ होता है। हर चीज पहले दिमाग में आती है, बाद में हकीकत में आती है। तो आप दिमाग में कैसे बड़े बड़े सपने देखो। मैं उतना बहुत अमीर नहीं था, घर का गरीब था, तो मतलब बड़ा सोचना सिखाया मुझे बुक में। फिर मैंने नेपोलियन हिल की पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसने अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतनी सारी बातें करते हैं, वहां से सीखा कि जो चीज आप अट्रैक्ट करते हो कायनात पूरी इकट्ठा हो जाती है पूरा करने में। तो ये बुक ये बहुत जरूरी है कि आप किताब पढ़ें और वीडियो देखें, किताब पढ़ें वीडियो देखें, फिर आप इस बिजनेस में इतना पैसा कमाएं कि आपको जो घर, जो वैकेशन, जैसी शॉपिंग करनी है वो सब पॉसिबल है। लेकिन जरूर अपना ये जो मैंने कहा कि एटीट्यूड पार्ट जो है वो बुक्स, वीडियोस और ये जो हमारी वीकली मीटिंग रहती है, थोड़ा बहुत हो जाएगा इधर उधर, एक क्लाइंट इधर का उधर हो जाएगा, बट कोई टाइम हम दे देते हैं। नेवर 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 मिस दिस मीटिंग। आपको पता नहीं, एक शब्द यहाँ से कोई लेके जाएगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जरूरी नहीं कि 1.5 घंटे का पूरा सेशन आपने कॉपी कर लिया। मेरी भी जिंदगी बदली है तो ऐसे ही किसी ट्रेनिंग में, ऐसी किसी बुक को पढ़ के, या किसी ने कुछ बोल दिया। मैं भी आप लोगों की तरह से एक साधारण आदमी था। तो इसका इंपॉर्टेंस समझो। ये नहीं कि मतलब एक था कि ट्रेनिंग अभी करते नहीं, अभी तो ये है, अभी अगर 20 लोग अगर 20 टाइम मांगेंगे तो ये मीटिंग ही नहीं हो पाएगी। तो आप में वो पावर ऑफ यूनिटी होनी चाहिए जो मैंने बताया था। कोई टाइम दे दे, रात के 2 बजे आपको अमीर बनना है ना, रात के 4 बजे हम हाजिर हैं। कभी एक्सक्यूज होता ही नहीं है कामयाब। नो एक्सक्यूजेस, आइदर यू विल मेक मनी और मेक एक्सक्यूजेस। मेरे लिए तो बस आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई फर्क नहीं, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। ये किसके लिए? आप लोगों के लिए। समझ रहे हो कि सनत को ज्यादा जरूरत है क्या? ये समझना है हमें। तो आप इस चीजों को फॉलो करोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। बट अभी जो स्मार्ट है और हार्डवर्क है, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। पहले था कि मेहनत करो, अब खाली मेहनत नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें जो बतानी थी आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम मीटिंग खत्म करेंगे। पहले तो कुछ लिखो, अच्छा लगा आज का सेशन? ये रिकॉर्ड हो रहा है? अच्छा चलो, रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, फिर भी जब हमने डाल दिया किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। यही चीज मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इंजन हो, आप लोग चलाओगे इस सेशन को, इस प्रोग्राम को आगे। आपने पूछना है, मुझे परेशान करना है कि सर अब हम क्या करें। हमेशा आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए, हम क्यों करें क्वेश्चन गलत क्वेश्चन होता है। गुरु से खाली कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे आ गया अब मैं क्या करूं, और जो बोल दें जस्ट उसको पूरा करो। आज जो बताया वो नहीं किया, कल फिर पूछ रहे हो अब मैं क्या करूं, तो फायदा नहीं। आज पहले बोला कि नहीं मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं ये 3 चीजें जो नेगेटिव है वो नहीं करूंगा, ऐसे कॉल करूंगा, तो उसको अप्लाई करो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, पूछो क्या? सर एक्चुअली मतलब नहीं क्या, हर मतलब बिल्डर ने प्राइमरी सेल में जो रेट है वो बैनर पे लगाए हुए रहते हैं और कॉस्ट शीट पे भी रेट रहते हैं, तो मतलब कितना वेरिएशन रहता है तभी भी? क्या हर बिल्डर वाइज अलग अलग रहता है? साहब नेगोशिएट करते, नेगोशिएट कितना करते हैं पूछ रहे हो ना?
हाँ सर, निगोशिएट कितना सब करते हैं निगोशिएट। अब ऐसा फिक्स एक ही चीज हर जगह नहीं लागू होती है, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। सेम बिल्डर का अगर नहीं बिक रहा है तो ज्यादा निगोशिएट कर लेगा, पर किसी के पास लेस मतलब 500 फ्लैट की स्कीम थी, अभी लास्ट के 10 यूनिट बचे हैं तो वो नहीं करेगा भाई निगोशिएट। तो ये डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से करते हैं प्लान। ऐसा फिक्स एक फॉर्मूला नहीं है कि ये बिल्डर इतना 2% 5%, बट कहीं भी मतलब 5% की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। अगर कोई 1 करोड़ बोल रहा है तो 5 to 10% नेगोशिएबल रहती है चीजें। सर मुझे जो एक दूसरा डाउट था, निगोशिएशन में प्राइमरी सेल में अगर हम चैनल पार्टनर की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो उस मीटिंग में, तो बात करनी है या नहीं करना? मतलब अगर बिल्डर के, मतलब मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ वो बंदे बोल रहे हैं कि बात नहीं करने की, मतलब बिल्डर के सेल्स पर्सन का, सेल्स मैनेजर का ईगो आउट हो जाता है, वो जरा निगोशिएशन टेक्निक जो रहता है फाइनल मीटिंग का, उस पर जरा एक एक्चुअल में आपको एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं बिल्डर के पास जा रहा हूँ, बड़े मैं बहुत बड़ा महारथी हूँ, मैंने कितना शांत रहना है, बस लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते, बीच बीच में वो भी उछलने लगते हैं, वो दिख के आता है। मतलब इतना ओवर एक्साइटेड हो गया, एक क्लाइंट आया उसने पसंद कर लिया तो इसकी चाबी। उल्टा आपको ऐसे दिखाना है कि ये 10वां क्लाइंट है, मेरे तो हर आदमी एक से एक भारी है, सभी फाइनल कर रहे हैं। ऐसा नहीं दिखे कि 2 महीने में ये भूखा बैठा है, इसको मैं ही मिल गया, ये 1.5 घंटे पका रहा है, उसके पास पका रहा है, ये करते हैं लोग गलती। मैं ऐसे दिखाऊंगा एकदम नॉर्मल है, और मुझे वो बिल्डर के बारे में अच्छा बोलना है, और जो बंदे से मीटिंग कराने जा रहा हूँ वो बंदे को बेचना है मैंने, कि वो जो रिसोर्स मैनेजर है उसके बारे में बहुत अच्छा बोलना है। अगर आपने प्रॉपर उस सेल्स मैनेजर को सेल कर दिया तो आपका डील हो गया, पर वहां जाके उससे साथ क्यों बिठा रहे हो? आप मेरे पास एक क्लाइंट को लेके आए कि सर एक क्लोज करो, और मैं बैठा हूं, आप बोल रहे हो, तो मेरा इंसल्ट कर रहे हो आप, समझ रहे हो? क्यों फिर आप ही कर लेते, मेरे साथ में क्यों बिठाया? तो अगर मेरे साथ बिठा रहे हो, आपका काम है मुंह बंद और बस, और आपको भी एकदम खाली सर हिलाना है, ऐसे हंसते रहना है और ऐसे दिखाना है कि आप पहली बार हो। तो रोज वही पीच है, वही बताएगा यूएसपी ये हमारी, हमारा कारपेट है, बाजू का है, लेकिन आपको ऐसे नहीं कि आप मोबाइल में गेम खेलते बैठे हो, भाई तू काम कर। थोड़ा सा ये चीजों को समझना है, आप ऐसे दिखाना है, अटेंटिव रहना है, और बस आपने मुंह भी नहीं खोलना है, बस उसके पास लेके गए, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है। हाँ, उसको मैं अच्छा जैसे मेरे पास लेके आ रहे हो, मेरा एक स्टाफ है, उसने दिखाया फ्लैट, और वो बोले सनत इधर आ जाओ, बहुत भारी क्लाइंट है, BMW से आया है, और वो भगा रहा है मेरे को, ये कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि वो क्लाइंट फिर और भारी हो जाएगा, कौन है सनत। लेकिन वो बोले सर आपने देखा, लेकिन हमारे सनत सर ना, उनके पास मरने का टाइम नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, अगर वो मिल जाए तो समझो आपकी खुल जाएगी, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनका यूट्यूब है, वो गूगल, वो जितना मेरे को एडिफाई करेगा उतना वो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी को। फिर वो मेरे पास आएगा, मैं खाली बोलूंगा सर मेरे पास खाली 2-3 मिनट है, मेरे को जाना था, एक बाहर की मीटिंग है, एक दुबई में मेरा सेल हुआ है इतने करोड़ का, मैं थोड़ा सा ऐसा दिखाने का, थोड़ा सा हवाबाजी, तो वो कैसा बैठेगा, यस सर। तो मैं बोलूंगा ठीक है, इतने में करो और खत्म करो, क्या है ये छोटी चीज, 2-5 लाख के लिए रुक के मतलब नहीं, पसंद है ना आपको, बस इतना बोलूंगा और काम हो जाएगा। पर अगर उसने सही से नहीं बताया, उल्टा मेरे को वहां बुला लिया, चौक पे खड़ा है, सनत उसको बोल रहा है सर बहुत अच्छा है, 1.5 घंटा समझा रहा, वो कभी नहीं लेगा, ये याद रखना। नेवर लूज योर पोस्चर, ले नहीं तो नहीं ले, पर अपन अपना अपर हैंड बना के रखने का। सेलिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट बोल दिया। अगर आप किसी से मिलाने जा रहे हो, उस आदमी के बारे में इतना बोलो ना, वो सुने कि भाई इसका टाइम मिल गया, इतना कौन है वीआईपी, मरने की फुर्सत नहीं, मैं फोन कर रहा था, 4 करोड़ का बजट है, फिर भी आदमी, मैं बाहर बिठाता हूँ 10 मिनट, जो BMW वाला है ना उसको जरूर बोलता हूँ कि थोड़ा 10 मिनट वेट करो, मैं एक इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग पे हूँ, हेलो, तब वो आता है इज्जत से, और एकदम उसका जो बिग शॉट है ना वो दिमाग का बाहर निकल जाता है। और कोई ऐसा दरवाजा खोलते फिरते आ जाए ना, सबको, एक दिन आ गए 2-3 कि मेरे को ऐसा 3 प्रॉपर्टी हम तीनों को लेनी है, मैंने बोला आज तो मैं बिजी हूँ, ऐसा करो कल फोन करो देखता हूँ। वो आदमी के होश ही गुम, भाई एक ब्रोकर है क्या है, सीधा ना बोल दिया मैंने उसको, और वो आदमी आके फिर शांति से सुनते बैठा मेरे को। मैंने बोला फिर भी बिजी हूँ, मैं मैनेजर को बोलता हूँ मेरे, वो 10 मिनट बैठेगा। इधर जगताप साहब आए तो हम 1.5 घंटा गप मारेंगे, कोई फर्क नहीं है, हेलो, समझ रहे हो भाई, ये चीजें समझो। जिस दिन शाहरुख खान रोड पे ऐसा टमाटर भिंडी खरीदते घूमेगा, रोज एक्टिंग में नहीं करते रहता बिजी, बैठ के सो रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब, महीने में 2-4 दिन निकलते हैं, लेकिन अगर वो रोड पे मिलेंगे कौन बोलेगा ये अमिताभ बच्चन है, मैं भी जाके हेलो बोलेंगे, फिर वैल्यू खत्म होती है। आपको ये बढ़ाना है, पोस्चर रखना है। तो उसके पास गए, बस उसके बारे में अच्छा बोलो, बिल्डर के बारे में अच्छा बोलो, आप बेच रहे हो,
और उसने क्या करना चाहिए, अगर वो ट्रेंड आदमी है वो आपके बारे में बोलेगा, अरे सनत साहब इनका बहुत नाम है, ये बहुत अच्छा सौदा करते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। उसने मेरे बारे में बोलना है, मैंने उसके बारे में। जिस दिन मैं बोलने लगूं मैं सनत, हेलो बिग शॉट, आई एम फिर मैं बेकार हो गया। दूसरा बोल रहा है एंड मैं दूसरे के बारे में अच्छा बोल रहा हूं, ऐसे करके काम चलता है। ये जब जान जाओगे तालमेल ना, तब बिजनेस पे बिजनेस होगा। ये लोग जानते नहीं है यार। और ये कब होगा, जब ऐसी ट्रेनिंग में आओगे। ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट निकल के आई है ना, आप सोच नहीं सकते। इसको अप्लाई करो, रिजल्ट देखो कैसा आएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय करते हैं यार, थक गया मैं। चला जाए दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो भी है ना, आप पहले प्रॉमिस करो कि ये सब अप्लाई करोगे, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। मजा आया, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, आज एकदम टाइट हो गए, 2 दिन बाद फिर उससे अच्छा जो भी सर 100% वैसे का वैसा अप्लाई करो। प्रॉमिस सर 100%। बस फिर देखो क्या होता है। पैसा वसूल हो रहा है क्या नहीं? प्रॉमिस सर। ज्यादा भी हो रहा है क्या? हो रहा है सर। खैर चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। डाल देंगे ग्रुप में कब है अगला। कॉपरेट करते रहो बंदों को। हाँ राइट सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर। सर बुक्स के नाम भी डाल देना जो आपने बताई अभी।